मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है और 1995 से लेके 1998 तक मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस की। 98 के बाद से अब तक मैं मेडिकल एंड स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर रिसर्च करता हूँ। प्री डायग्नोसिस रिसर्च करते हैं और काफ़ी सारी थेरेपियों के ऊपर रिसर्च करते हैं जो स्पिरिचुअल बेस्ड है, एनर्जी बेस्ड है, ऑरा के बेस्ड है, और उसी के माध्यम से हम लोगों को गाइड करते हैं कि हम कोई भी चीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कैसा था, जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था तो काफ़ी सारे जो क्रॉनिक इनक्यूरेबल डिजीज़ होते हैं, कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, अस्थमा, पैरालिटिक, उनको मैं ठीक नहीं कर पाया और इसलिए मुझे लगा कि शायद कुछ अल्टरनेटिव थेरेपी या कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज ट्राई की जाए जिससे हम लोगों को पॉजिटिवली उनको ट्रीट कर पाए और परमानेंट रिजल्ट दे पाए। इसलिए हमने 1993 में एक कैंसर रिसर्च कैंप शुरू किया था 60 कैंसर रेसिडेंशियल रिट्रीट में पंचगनी महाराष्ट्र में, और हमको 85% पॉजिटिव रिजल्ट मिले। टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उसको अप्रूव किया मेडिकल रिपोर्ट्स के बिफोर एंड आफ्टर के बाद, और हमें बहुत अच्छा अवार्ड मिला फॉर बेस्ट कैंसर रिसर्च, मैं और मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर अजय शाह करके जो अभी अमेरिका में है। और उसके बाद से आज तक हम कंटिन्यूसली रिसर्च करते जा रहे हैं अलग अलग बीमारियों के ऊपर, अलग अलग सफ़रिंग के ऊपर, अलग अलग जो भी इंसान के कॉज ऑफ डिजीज़ होते हैं उसके ऊपर। साई करुणा मिशन का नाम बहुत स्पॉन्टेनियस आया बिकॉज काफ़ी साल तक तो हम लोग लाइफलाइन मेडिकल एंड स्पिरिचुअल रिसर्च के नाम से चला रहे थे। अचानक जब हमने ऋषिकेश में रिट्रीट शुरू की, हमें लगा कि एक वननेस वाला कोई ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए जहाँ पे सारे धर्मों के, सारे आध्यात्मिक क्षेत्रों के ऑर्गेनाइजेशन इस प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए, इसलिए हमने साई करुणा मिशन नाम दिया। एसकेएम के साथ वो जर्नी स्टार्ट हुई, तब से एक्चुअली में अवेयरनेस में जीना आ गया कि आप कर क्या रहे हो, आप खा कब रहे हो, आप पी कब रहे हो, आप सो कब रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें समझनी शुरू हुई एक्चुअली में है क्या, हमें किस तरह से अपने आप को एंटरटेन भी करना चाहिए या अपने आप को लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ पैसा कमा रहे हो तो आप लाइफ को उतना इजी जी सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आप मेंटल अच्छे हो तो आपको मनी की ज़रूरत नहीं है। सबको बैलेंस कैसे करना है ये सर ने हमें सिखाया। एक्सपीरियंस मतलब बहुत ब्लॉकेजेस फील होते थे, तो वो मतलब उसमें सिंबल्स क्या वर्क कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैजिक हो रहा है कि वो अपने आप सब रिलीज़ होता जा रहा है। जैसे घर पे फैमिली इश्यूज़ रहते थे, और जैसे मेरे गुरुजी हैं 15 ईयर्स से मैंने दीक्षा ली हुई है, तो बहुत सत्संग सुना हुआ है, बहुत उपनिषद पढ़े हुए हैं, तो एक शुरू से ही था मन में कि सेल्फ रियलाइजेशन करना है, अब दोबारा संसार में नहीं आना है। बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही है अभी तक मेरी एसकेएम में, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड मल्टीपल टाइप ऑफ थिंग्स इनसाइड इट। मतलब बहुत तरीके की चीज़ें यहाँ पर फील की हैं, अप्स एंड डाउन्स। ऐसा नहीं कहूँगी कि जो कि एक्चुअली मीनिंग भी है एक हीलिंग और स्पिरिचुअल जर्नी का, कि तुम अगर स्पिरिचुअलिटी में आए हो तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी अ लाइटर पार्ट। So you tend to see some things or some part or some phases of your life जो although past life के carry forward हो रहे होते हैं, but हमें awareness नहीं होती है, हमें समझ नहीं होती है, तो हम तब experience को इतना तरीके से समझ नहीं पाते हैं। बट सिंस स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग कि जब हमारी अवेयरनेस ही बढ़ने लगती है तो हम लोग को वो चीज़ और डीप डाउन समझ में आती है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। अटेंड करी तो उसके बाद पता लगा कि मतलब ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, कि इसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो हम यहाँ पर फील करते हैं, यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है कि वो वाली दुनिया अलग है जहाँ हम पहले रहते हैं, और ये वाली दुनिया 5 दिन के लिए अंदर बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें लगता है कि हाँ वाकई हम लोगों का कनेक्शन अच्छी सोल से हुआ है। जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो चीज़ भी हमें यहाँ मिलती है। शांति कह लो, या किसी को पीस है, या किसी को कुछ मैनिफेस्टेशन है, वो पावर यहाँ आके बढ़ जाती है। ओवरऑल यहाँ पर आके आदमी बहुत सेटिस्फाई फील करता है, जो मुझे लगता है। साई करुणा मिशन एक ट्रायंगल है जहाँ धर्म, स्पिरिचुअलिटी और साइंस को फॉलो करता है। इज इट राइट? धर्म के कुछ नियम होते हैं, वो डेफिनेटली 100% फ़ायदे कारक होते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन लाइफ इज़ द साइंस ऑफ पोलैरिटी, लाइफ इज़ अ साइंस ऑफ ड्यूअलिटी। जब तक आप दोनों साइड के
क्या कहते हैं लेसन्स नहीं सीखोगे, एक्सपीरियंस नहीं लोगे तो नहीं चलेगा। आपने एक चीज़ देखी है कि कोर्ट में कभी भी कोई केस चलता है, मुकदमा चलता है क्रिमिनल के ऊपर, तो जज है ना दोनों साइड के वकीलों को अलाउ करता है बोलने के लिए, इज़ इट राइट? तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि एक्चुअली इसमें किसकी रियल गलती थी। तो हम भी क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सीख के मोक्ष निर्वाणा मिल सकता है, हमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी। ये एक्सपेरिमेंट है और यही एक्सपीरियंस है जिसके लिए हमको ह्यूमन बॉडी मिली है। अदरवाइज तो हम एनिमल बनते, हम प्लांट्स बनते जिनको कोई एक्सपीरियंस लेना ही नहीं है, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। तो डेफिनेटली ना वो गाड़ी चलाते हैं, ना वो कभी ड्रिंक लेते हैं, ना वो कभी बाहर का फूड खाते हैं, वो वही फूड खाते हैं जिसके लिए वो बने पड़े हैं। तो हम ह्यूमन बीइंग को एक वरदान दिया गया है कि आप एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से अटैच्ड मत रहो, एडिक्टेड मत रहो, उसके नशे में बहना नहीं है, उसको तुरंत आप बाहर आना है। बिकॉज आपने टेस्ट ले लिया। एक एग्जांपल है कि आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है और मैंने आपको एक आइसक्रीम दी, तो पहले टाइम जो टंग पे आपने आइसक्रीम लगाई, आपको टेस्ट आया, वैनिला है, बटर स्कॉच है, चॉकलेट है। उसके बाद मैं आपको 15 आइसक्रीम भी खिलाऊंगा, वही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेस्ट बड को तो समझ में आ गया कि ये तो यही आइसक्रीम है। तो इसलिए फिर वो बार बार सेवन करके कोई मतलब नहीं है, एक ही बार लेना है, एक्सपीरियंस लेना है और उससे बाहर आ जाना है, सिंपल है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या है कि जैसे आपने देखा स्कूल में टीचर पेरेंट्स को बुलाते हैं स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के लिए और उसका रिव्यू करवाते हैं कि देखो आपका बच्चा मैथ्स में पिछले 6 महीने में कैसा है, 1 साल में कैसा है, साइंस में कैसा है, हिस्ट्री में कैसा है। तो ये भी एक छोटा सा प्रोसेस है कि हम थोड़ा अपने आप को रिव्यू करते हैं, प्रेजेंट के पास्ट लाइफ को और पास्ट के पास्ट लाइफ को रिव्यू करते हैं। और रिव्यू करने की वजह से हमें पता चलता है कि कौन सी गलती मैं बार बार दोहरा रहा हूँ जो मुझे नहीं दोहराना चाहिए, कौन सी चीज़ों को मैंने पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये रिग्रेशन में हम उसको क्या कहते हैं, बर्ड व्यू कहते हैं। ऊपर से अपने आप को ही देखते हैं। जैसे मरने के बाद एक इंसान है ना 72 आवर्स अपने आप को देखता है और वो अपने आप को रिव्यू करता है कि उसने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है और उसको कहाँ कहाँ पे उसको सुधारना है करके। तो दैट इज़ द रिग्रेशन पर्पस। मैंने फर्स्ट टाइम तो 2000 के साल में देखा था, 23 इयर्स बैक। मैंने लाइफ में पहली बार उपवास किया, 24 आवर्स फास्टिंग था, बिकॉज हमारे जैन में 8 दिन उपवास करते हैं, मैंने तो एक ही दिन उपवास किया। और मैंने 21 आवर्स मेडिटेशन किया क्योंकि खाना पीना था नहीं उस दिन, मेरी मेडिकल प्रैक्टिस क्लिनिक भी बंद थी और मैंने अपनी 6 पास्ट लाइफ देखी। तो मैं बहुत परेशान रहा कि भाई ये क्या है, बिकॉज मैंने जयपुर की, पौंडीचेरी, गोवा की, काठमांडू की, जयपुर की और लंदन की 6 लाइफ देखी। तो फिर मैं सीधा पौंडीचेरी गया फ़्लाइट पकड़ के और जो पास्ट लाइफ मैंने देखी थी, जो आश्रम मैंने देखा था, वहाँ जाके मैंने उसको रिव्यू किया और वही जगह निकली जो मैंने देखी थी, जो वही नाम मुझे समझ में आया। और ऐसे करके फिर मैं काठमांडू गया, फिर मैं लंदन में गया, मैं जयपुर गया, शिरडी गया, गोवा गया। मैं 6 जगह पे गया जो मैंने पास्ट लाइफ देखी। उसके बाद मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी और मैं पूरी तरह से इसमें उतर गया, बिकॉज मैं समझ गया कि अल्टीमेटली हमें वो सारा हिसाब किताब क्लीन करना है, ठीक करना है, जिसके लिए हमें ये जन्म मिला है करके। मैंने इसलिए चुना बिकॉज मैं खुद इतना मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद मतलब इतना लॉजिकल हूँ, मैं किसी को सरेंडर नहीं कर सकता, ब्लाइंड विश्वास किसी पे नहीं रख सकता। तो मैं सोचता हूँ दुनिया में क्यों किसी को हम ब्लाइंडली फॉलो करने में लगाएं, क्यों हम टेक्नोलॉजिकली रिसर्च करके ना बताएं करके। इसलिए हमारे पास ऑरा मशीन्स है, चक्र की फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर मशीन्स है, एनर्जी डिटेक्टर मशीन्स है, हमारे पास लिम्फेटिक इन्वेस्टिगेशन करने की ESTEX फुल बॉडी स्कैन मशीन है, ऑराविन है, RFI है, ऐसे GDV है, बहुत सारे क्रिलियन फोटोग्राफी है कि जिससे हम बच्चों को समझा सकते हैं कि ये साइंस है, ये ऐसा नहीं है कि आपको अंधविश्वास समझना है, सुपरस्टिशन समझना है इस चीज़ को और आप उसको अच्छे से फॉलो कर पाए। बिकॉज अगर आपने एनर्जी साइंस समझा दैट एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी आपको उसको वैलिडेट कर सकता है, उसको जस्टिफाई कर सकता है। इसलिए हमने साई करुणा मिशन में ये सारे टेक्नोलॉजी का, इक्विपमेंट का सहारा लेते हुए बच्चों को हम समझाते हैं।
पहले तो लंदन के साइंटिस्ट ने लाए थे, जो डॉक्टर हैरी ओल्डफील्ड हैं, यूके में काफ़ी साल से साइंटिस्ट है, इज़ अ मेडिकल डॉक्टर। उनको 14 साल लगे ये ऑरा मशीन बनाने में। अनफॉर्चुनेटली उन्हें पता नहीं था इस मशीन का इस्तेमाल कैसे करना, बिकॉज उन्हें इंडिया के जो कल्चर्स होते हैं या एनर्जी का जो साइंस होता है, चक्र का, मेरिडियंस का, नाड़ियों का, ये साइंस उन्हें नहीं पता था। तो जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ और मैं इसका एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। और उसके बाद से आज 23 साल से वर्ल्ड ओवर में ये ऑरा मशीन फेमस हो गया। पहले PIP था, पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी, अब ये BFR हो गया, बायोफील्ड रीडर करके। ऑरा के 7 लेयर्स होते हैं। इनर फोरमोस्ट फिजिकल ऑरा होता है, फिर इमोशनल ऑरा होता है, फिर मेंटल ऑरा होता है और लास्ट स्पिरिचुअल ऑरा होता है। तो कोई भी बीमारी गैशियस फॉर्म में होती है, थॉट में होती है, इमोशंस में होती है, उसके बाद वो फिजिकल फॉर्म में आती है। तो ऑरा उसको पहले कैच करता है जब वो गैशियस फॉर्म में है, क्योंकि जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तब तो वो ब्लड में आ जाता है, तब तक 3-6 महीने हो चुके होते हैं। तो फिर थोड़ी रिकवरी करना या क्योर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अर्ली स्क्रीनिंग इज़ ऑलवेज बेटर। कि अलग अलग कलर्स की जो तरंगे होती है ना, वो इंसान के ऊपर बहुत प्रभावित होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप किसी भी बियर बार में जाओ तो आप देखना डिम लाइट होती है ना, एकदम लाल लाइट होती है या डिम लाइट होती है, ताकि इंसान और ज़्यादा प्रभावित होए और ज़्यादा वो ड्रिंक लेता है करके, नॉनवेज खाता है। और कहीं पे भी मंदिर में, गुरुद्वारा में जाओ, वहाँ पे बहुत सारी इल्यूमिनेशन लाइट होती है, प्रकाश होता है, तो आदमी और अच्छा गॉडली फीलिंग करता है, डिवाइन फीलिंग करता है करके। तो कलर से बहुत फ़र्क पड़ता है। रेड से लेके वायलेट तक ऐसे अलग अलग तरह की वेवलेंथ होती है। जितना हाई वेवलेंथ में जाओगे उतना माइंड आपका पॉजिटिव होते जाता है। मुझे ये पता चलेगा आपका ऑरा देख के कि आपका ऑरा रेड है, ब्राउन है, ग्रे है या ब्लैक है। ये 4 नेगेटिव कलर्स होते हैं। मैं उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट सजेशन दूंगा कि आपको मेडिटेशन करना है या आपको हीलिंग करनी है या आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करनी है। जितना आपका ऑरा ज़्यादा बिगड़ा हुआ रहेगा उतना मैं आपको डीप सॉल्यूशन दूंगा, डीप स्पिरिचुअल थेरेपी के बारे में बोलूँगा। और जितना आपका ऑरा बहुत लाइटली अफेक्टेड होगा तो मैं आपको सिंपल मेडिटेशन या टेक्निक्स बताऊँगा। क्रिस्टल्स क्या है ना, ये माइंस में से आते हैं, मतलब खानों में से आते हैं। वो 500 साल पुराने ज़मीन के नीचे होते हैं करके, तो उनके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिसको हम कहते हैं रेडियो ट्रांसमिशन मेडिकल साइंस में। तो आज देखते हो, आजकल आप मोबाइल यूज़ करते हो, छोटे छोटे लैपटॉप, टैब वगैरह जो यूज़ करते हो, सब में क्रिस्टल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो हम उसको हीलिंग, मेडिटेशन के लिए और पॉजिटिव एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं क्रिस्टल को। हम उसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं, हम उसको चार्ज भी कर सकते हैं। वो एमिथिस्ट होता है, रोज क्वार्ट्ज होता है और वाइट होता है। ये 3 ही क्रिस्टल होते हैं। बाकी सारे कलर सिर्फ एगेट्स होते हैं, वो क्रिस्टल्स नहीं होते, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं होते। क्रिस्टल 2 ही काम करता है, या तो नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है या तो पॉजिटिव को स्टोर करके एम्पलीफाई करता है, आपको प्रोवाइड करता है। तो जब आप बहुत हाई एनर्जी फील्ड में हो तो क्रिस्टल उसको स्टोर करता है, जब आप लो फील करते हो तो क्रिस्टल आपको एनर्जी देता है। जैसे आजकल आप लोग है ना, मोबाइल के साथ पावर बैंक लेके घूमते हो, तो आपको पता है सब जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली मुझे। तो पावर बैंक कैसे करता है, आपकी बैटरी जो लो है मोबाइल में उसके परसेंटेज बढ़ाता है। तो आपकी भी इम्यूनिटी लो है, जैसे आपने कोविड के वक्त देखा था कि लोगों की इम्यूनिटी लो थी तो वायरस अटैक करते थे, है ना। तो क्रिस्टल जो इंसान पहनता है उसको जल्दी वायरस अटैक नहीं करता है, जिसको बाहर से इन्फेक्शन नहीं आते, जिसको बाहर के रेडिएशन अफेक्ट नहीं करते। ये फ़ायदा होता है क्रिस्टल का। क्रिस्टल्स आपके ऑरा को पॉजिटिव करता है, क्रिस्टल आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता है, क्रिस्टल आपके ऑरा को एक्सपांड करता है। ये 3 क्वालिटी क्रिस्टल्स में होती है। एट्यूनमेंट एक शक्तिपात है। हमने एक सनातन धर्म में ये जाना है कि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा जैनों में भी करते हैं और हर रिलीजन में करते हैं। तो इंसान भी जब जिंदा होता है उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, उसको एट्यूनमेंट कहते हैं, उसको शक्तिपात कहते हैं। तो वो प्राणी हीलिंग में भी होती है, रेकी हीलिंग में भी होती है। पहले के जो बड़े बड़े संत, साधु, गुरु महाराज थे, वो लोग कान में मंत्र फूंक के शक्तिपात करते थे, एट्यूनमेंट करते थे। लेकिन आजकल इस ज़माने में, इस कलयुग के ज़माने में बहुत कम सिद्धित लोग हैं, तो इसलिए हम चैनल करते हैं। चैनल को एट्यूनमेंट कहते हैं कि भाई मुझे किसी ने एट्यूनमेंट किया, चैनल बनाया, मैंने और किसी को एट्यूनमेंट करके उसको चैनल बनाया।
सो दैट इज़ द प्रोसेस। हमें इन्वोकेशन से शक्ति आती है, बिकॉज ये हमारी सिद्धियाँ नहीं है, हमारा कोई पर्सनल पावर नहीं है। हम भी इन्वोक करते हैं हमारे गुरुओं को, देवी देवताओं को, एंजल्स को इन्वोक करते हैं। हम भी एनर्जी लेते हैं, शक्ति लेते हैं ऊपर से, और हम पास ऑन करते हैं। हम सिर्फ मीडिएटर बनते हैं, जो साइंस में उसको कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे आपने देखा मोबाइल आप नया खरीदते हो ना, तो उसमें बहुत लिमिटेड ऐप्स होते हैं, राइट। उसके बाद आपको फेसबुक चाहिए, इंस्टा चाहिए, ट्विटर चाहिए, तो आप उसको वाईफाई कनेक्ट करके इसको इंस्टॉल करते हो। तो हम भी अट्यूनमेंट करने के बाद उनको अंदर सिंबल्स का इंस्टॉलेशन करते हैं, और सिंबल्स का इंस्टॉलेशन करने के बाद वो कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं। मतलब वो रिलेशनशिप को पॉजिटिव कर सकते हैं, फाइनेंस को पॉजिटिव कर सकते हैं, मेमोरी को पॉजिटिव कर सकते हैं, तो वो कोई भी काम कर सकते हैं। जेनेटिक रिग्रेशन में क्या है, आजकल आप देखते हो कि बच्चों को जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है, बच्चों को अस्थमा होता है, बच्चों को कैंसर होता है। तो ये जीन्स जो हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स पेरेंट्स से आए हैं, वो आजकल डिजीज़ जीन्स आते हैं। हमारे जो पूर्वज थे, नाना नानी, दादा दादी, वो लोग खेतों में काम करने की वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो वो अपने बच्चों को कोई जेनेटिक डिजीज़ नहीं देते थे। लेकिन अभी का जनरेशन जो फूड में कॉकटेल यूज़ करता है, अलग अलग प्रकार के क्या कहते हैं कि प्रोसेस फूड खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से ना बहुत सारी डीएनए के अंदर डिजीज़ क्रिएट होती है। डायबिटीज़ है, अस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, और फिर आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में ये पास होती है करके। तो अनवांटेडली छोटा बच्चा उसको सफ़र करता है, और उसके लिए कोई दवाई भी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट भी हमारे मेडिकल साइंस में नहीं है। तो हम ऐसे बच्चों की या तो जेनेटिक रिग्रेशन करते हैं, या तो उनके पेरेंट्स की वूम रिग्रेशन करते हैं, ताकि उनको हम फ्री कर पाएँ। हमारे चक्र बहुत सेंसिटिव है। आप देखते हो कि काफ़ी लोग कहते हैं कि मोबाइल को ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ उसके रेडिएशंस भी एक साउंड क्रिएट करते हैं। उसके रेडिएशंस चक्र को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं। तो हमने यहाँ साउंड बाउल्स लिए हैं, जिसके ध्वनि से, जिसके वाइब्रेशन से हमारे चक्र के ऑसिलेशंस और ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। इंसान डिप्रेशन से बाहर आ सकता है, फियर से बाहर आ सकता है, एंजाइटी से बाहर आ सकता है, ईगो से बाहर आ सकता है, बिकॉज उसको हाई फ्रीक्वेंसी मिलती है ना। तो लो से हाई जाने के बाद हम बहुत अच्छे पॉजिटिव हो जाते हैं, डिवाइन फीलिंग करते हैं हम लोग। आजकल की जनरेशन को मैं कहूँगा कि आप लोग बहुत लकी जनरेशन हो, यंग जनरेशन, बिकॉज आपको साइंस, स्पिरिचुअलिटी ये बहुत इजीली अवेलेबल है। हमारे टाइम पे ये अवेलेबल नहीं थी, हमें भटकना पड़ता था, ट्रैवल करना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था। आपके तो मोबाइल फ़ोन में, डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ आपके हाथों में है। बट मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको समझो, इन्फॉर्मेशन लो, नॉलेज लो, एक्सपीरियंस लो, और ट्रांसफॉर्मेशन करो अपनी लाइफ में। अदरवाइज़ ये वेस्ट है। सिर्फ देखना और उसको निगलेक्ट करना, दैट इज़ वेस्ट ऑफ द टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। किया कि ये लोग धीरे धीरे इतने बदलते गए, इतने खुलते गए कि लास्ट डे तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये एक दूसरे को नहीं जानते थे। ऐसा लगा कि ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड एक ही क्लास में थे, और ये 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम हो गई और सब लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, और फिर सब लोग हंसते हंसते गए, कोई रोते हुए नहीं गया। ये बहुत मज़ा आया मुझे तो।